हाँ तो बेटा बहुत दिनों बाद हमारी एक वीडियो आ रही है, आप लोग उम्मीद है कि आप इसे देखेंगे पूरा अच्छे से, और अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक के लिए नहीं कहेंगे, सब्सक्राइब के लिए नहीं कहेंगे, शेयर के लिए नहीं कहेंगे, अच्छी लगे तो आप खुद करेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो को पूरी जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान नासवान, ठीक है। ज्ञान को पूरा लेना है ना। और ये आज का जो हमारा है वो यूपी बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं। कितने फरवरी से एग्जाम है आपके? 24 फरवरी से। और आज कितनी तारीख है हमारी? 5 जनवरी। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि वीडियो आने में 2-4-5 दिन लग जाएंगे, तो 10 जनवरी तक आपकी वीडियो हमारी आ जाएगी। तो आपको 1.5 महीने के अंदर, उस 1.5 महीने के अंदर आप कैसे तैयारी करेंगे हम आपको वो बताएंगे। ये वीडियो 10th और 12th यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन विशेष रूप से 10th क्लास वाले बच्चे ज़रूर देखें। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि 10th क्लास में आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड से बहुत सारी अफवाहें जो आपको बताई जाती हैं। जैसे पहली अफवाह कि बोर्ड का पेपर बड़ी कॉपी आती है। अरे कॉपी बड़ी आए या छोटी आए, करना तो आप ही को है या मैं करूंगा? कौन करेगा? तो उसमें बड़े या छोटे से क्या मतलब है? पेपर बड़ा आता है। अच्छा, यूपी बोर्ड का अगर आपने पेपर देखेंगे तो वो एक पेज पे एक क्वेश्चन होता है, भले ही वो हो सकता है 8 पेज का या 10 पेज का या 12 पेज का हो, लेकिन इतना कोई बड़ा नहीं होता। आप यकीन मानिए कि 10th का पेपर दुनिया का सबसे सिंपल पेपर होता है, बस तैयारी आपकी अच्छी हो तो, ठीक है। तो उस पेपर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। उस पेपर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाइन में एक क्वेश्चन, जैसे 9th का पेपर दिया था, है ना। और हमेशा ध्यान रखना कि 10th में हमेशा 9 से ज़्यादा नंबर आते हैं, बशर्ते थोड़ी तैयारी की जाए। अच्छा, नंबर ज़्यादा आने का एक रीज़न ये भी होता है कि भैया 10th है तो बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके चलते हैं, तो अच्छी बात है। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेहनत कर ली होगी। अगर नहीं करी तो कैसे करनी है वो बताएंगे अभी आपको। तो सबसे पहले आपको एक अफवाह उड़ाई जाती है कि पेपर में कुछ भी भर के आइए, नंबर मिलेंगे पूरे, है ना। आप लोगों ने सबने सुनी है, यस या नो? लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल गलत है। वहाँ टीचर बैठे हैं, अनपढ़ जाहिल नहीं बैठे, जो आप कुछ भी लिखोगे वो सही नंबर दे देंगे। अच्छा, फिर क्या करें? खाली छोड़ा? नहीं, लिख के आना है। लिख के कैसे आना है? ये सबने बताया कि भरना है, लेकिन क्या भरना है, क्या लिखना है, ये किसी ने नहीं बताया आपको। तो हम लोग इस पर बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, एक हमारी दीदी थी, तो उन्होंने म्यूजिक का पेपर, उनका पेपर था और उन्हें कुछ नहीं आ रहा था, और उसमें कोई सुर ताल वगैरह होते हैं, तो वो पेपर में लिखने को आया। अब उन्हें आता नहीं था, तो पीछे गाना चल रहा था, जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकड़, है ना। उनने क्या करा, पेपर में वही लिख के आ गई, और आप यकीन मानिए उन्हें नंबर मिल गए। अब वो मेरे से बोले कि अरे राहुल, जब मेरे 10th के पेपर थे मुझे समझा रही थी कि बेटा ऐसे ऐसे लिखने से ऐसे ऐसे नंबर मिल जाते हैं। मैंने कहा दीदी ऐसे कैसे मिल सकते हैं? अब बात उनकी हमने मानी, बड़ी थी, जैसे आप लोग सुन के आए हो, आज लोग इस बात को फॉलो भी करते हैं। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, टीचर बना, तो फिर मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने उस पेपर को, उस साल का पेपर निकाला, 2008 का पेपर था वो, मुझे वो भी याद है। फिर मैंने वो क्वेश्चन निकाला, उन दीदी को बुलाया, उस गाने को निकाला, म्यूजिक के टीचर से मिला और देखा तो उसके सुर ताल तुक्के में सही थे, इसीलिए नंबर मिले थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने क्वेश्चन याद किया, उसमें लिख रहा है कि किसी एक धातु का नाम लिखिए। आपने 4 धातु, लोहा, तांबा, पीतल, सोना। अब तुम्हें पेपर मान चलो तुम्हें नहीं आता, तुमने देखा तुमने चांदी का कड़ा पहन रखा हाथ में, तुमने चांदी लिखे आई। चांदी भी तो धातु है या नहीं है? अब आपको लग रहा है मुझे तुक्के में नंबर मिल गए, वो नंबर तुक्के में नहीं मिले। आपको 4 धातुओं के नाम पता थे और उस टीचर को 40 धातुओं के नाम पता थे, इसीलिए वो सही चला गया। तो खाली छोड़कर नहीं आना, लिख कर आना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये सोचे तुक्के में नंबर मिल गए या बिना मेहनत के नंबर मिल गए, तो नहीं मिले। इसीलिए खाली छोड़ने पर मेहनत कर सकते हैं, बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश क्या करेंगे, लिखने का पैटर्न थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए। वो हम वीडियो में नहीं बताएंगे, वो ऑफिशियल आपको बताएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है टीचर ने वो वीडियो चेक कर ली तो वो उसी तरीके से चेक करेगा फिर। सही है ना। कुछ राज है, उन्हें राज रहने दो, हैं, राज नहीं खुलने चाहिए। तो वो कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको सबको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका डाउट क्लियर हो गया। दूसरा, सबसे पहले सर स्ट्रेटेजी क्या बनाएं, एक कैसा पैटर्न बनाएं जिससे हम तैयारी कर सकें। अगर मान लीजिए कि वीडियो आपके पास 10 तारीख तक पहुंच रही है, आप लोग तो 5 तारीख को देख रहे हो, तो आज के 5 दिन पहले आपको एक्स्ट्रा मिल गए। तो मैंने देखा अक्सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ याद हो तो
जैसे 24 फरवरी का पेपर आपका हिंदी का है। दूसरा किसी को याद है पेपर 10th क्लास मैथ का है, कितने तारीख का है? 1 मार्च का। अगला 4 मार्च का साइंस का। आगे हाँ इंग्लिश, हाँ बेटा आगे हाँ ड्राइंग, ठीक है। आगे SST, बस यहीं पर हो जाते हैं। और भी आपके साइड सब्जेक्ट होंगे। अच्छा आप कहेंगे 12th वाले कहेंगे सर हमारा तो लिखा नहीं, लेकिन आप प्लानिंग को पैटर्न को कॉपी करके आप लोग भी अपना पेपर प्लानिंग बना सकते हैं। जैसे मैंने देखा डेट शीट आ गई थी, काफ़ी दिन पहले आ गई है, सभी बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी। जैसी डेट शीट आई सबसे पहले बच्चे हिंदी की तैयारी करना शुरू करते हैं। अब हिंदी 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 करते करते आपने 15 दिन निकाल दिए। कितने दिन निकाल दिए? अब बचा 1 महीना, भाई 1.5 महीना है, अब बचा 1 महीना। और 1 महीने में आपने क्या करा? फिर मैथ पढ़ने बैठ गए और पता चला साइंस SST, देखो जैसे SST में छुट्टी नहीं मिल रही तो वो आपने पेपर खराब कर दिया। और 90% बच्चे ये गलती करते हैं। मैं अक्सर सब लोगों को एक बढ़िया सलाह देता हूं कि जैसी डेट शीट आई आप ये देखो पहले गैप किसमें कम है, छुट्टियां किसमें कम है ना। एक दफे क्या हुआ जिसमें छुट्टियां नहीं थी तो मैंने पीछे से तैयारी कराना शुरू किया, तो बच्चों ने कहा पीछे से करेंगे तैयारी। बात को मत पकड़ो, बात को ये देखो क्यों किया गया। सारी दुनिया कहती है कि ये करो ये करो ये करो ये करो, मैं कहता हूं पहले ये ढूंढो क्या नहीं करना है ना। ये मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम से पहले की तैयारी। अभी थोड़ी देर बाद आपको एग्जाम के बाद, एग्जाम वाले दिन क्या करना है ना, उन चीजों का ध्यान रखना है। और हाँ ये बात विषय ध्यान रखना, ये वो वीडियो नहीं है जिसे देखते ही आप 95 ले आएंगे, है ना। और ऐसी वीडियो बनाने वाले लोग सिर्फ आपको उल्लू बना रहे होते हैं, क्योंकि किसी एक वीडियो को देखने से 95 आते तो मैं भी कोचिंग में वही वाली वीडियो चलाता पूरी साल पढ़ाने की जगह। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो 5 मिनट में 95 नहीं आते, लेकिन हाँ 95 आने में जो रुकावटें आती हैं उनको दूर करने की वीडियो बनाई जाती हैं, जो आपको चीज सिखाई जाती है जिससे आप 95 तक ला सकते हैं। नॉट 95 ला सकते हैं, 95 तक ला सकते हैं। तो ये वीडियो फिर 95 वाली नहीं, फिर तो 100 वाली है। छोटी छोटी गलतियों को सुधारेंगे, 95 नहीं फिर 100 आएंगे। लेकिन तैयारी होनी चाहिए, खाली गलतियां बताएंगे वो गलतियां क्या क्या करते हैं बच्चे। तो जैसे यहां दिख रहा है कि हमें इंग्लिश के पेपर में केवल 2 छुट्टियां हैं, तो आपको कोशिश करनी है पहले तो आप ये देखें कि आपका किस किस सब्जेक्ट में कितना तैयार है, उसको तैयार करें। और अगर लग रहा है कि मेरा इसमें तैयारी कम है तो उस तैयारी को ज़्यादा करें, है ना। और अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी लगभग तैयारी सब में है, मुझे सिर्फ रिवीजन करना है, तो फिर पीछे से तैयारी करें। क्यों? अच्छा उसका फायदा, रीजन बता रहा हूँ मैं आपको। सारी दुनिया बात तो बता देती है लेकिन रीजन नहीं बताती, मैं रीजन बता रहा हूँ आपको। जैसे मान चलिए आपने हिंदी की रिवीजन कर लिया, हिंदी की तैयारी भी होगी रिवीजन भी हो गया, सारे रिवीजन कर लिए और ये आपकी तैयारी 22 फरवरी तक हो गई, ठीक है। अब आपके पास एक दिन बचा, आपको यार हिंदी का तो रिवीजन तो कर लिया यार, क्या पढ़ने का मन नहीं कर रहा। फिर आप पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको अरे मुझे तो सारा आता है, मुझे सारा आता है, सारा आता है करते करते आप पढ़ ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपने पीछे से तैयारी करी तो हिंदी का रिवीजन तो आपका हुआ नहीं। और मान लीजिए कि आपने 18 फरवरी तक सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया हिंदी को छोड़कर, फिर आप 6 दिन के अंदर हिंदी की पूरी तैयारी कर लेंगे। लेकिन ये वीडियो मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, सारा ज्ञान सबके लिए नहीं होता, ये ज्ञान उन बच्चों के लिए जिनकी सारी तैयारी है। माने चलो किसी बच्चे ने हिंदी की तैयारी ज़्यादा नहीं कर रखी, तो वो कोशिश करे 15 से लेकर 24 तक आराम से तैयार कर लेगा, 15 तक सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर ले, ठीक है। अच्छा एक दूसरी सबसे बड़ी कमी सबसे आपके संग क्या होती है कि जब आप याद करने बैठते हो तो आपको लगता है यार मेरा माइंड बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये करूँ ये करूँ ये करूँ ये करूँ। तो आप पहले तो टाइम टेबल बनाएं। सारी दुनिया आपको बताएगी टाइम टेबल बनाए, टाइम टेबल बनाए, टाइम टेबल बनाए। कैसे बनाएं ये कोई नहीं बताएगा, तो हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। उस टाइम टेबल को बनाने के समय देखिए टाइम टेबल पहले 2 प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे सर कौन सा सही होता है, ये डिपेंड करता है आप सभी के ऊपर, ठीक है। मैं दोनों तरह के टाइम टेबल बताऊंगा और किसके लिए कौन सा सूटेबल होता है ये भी बताऊंगा, बाकी डिसाइड आपको करना है। ये देखो बच्चे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बिना कहीं मेहनत करने वाले। कैसे? बिना कहीं मेहनत करने वाले, टीचर ने होमवर्क दिया नहीं दिया वो अपना पढ़ रहे हैं। दूसरे होते हैं कि टीचर जितना कहेगा उतना करेंगे,
समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन देखिए टाइम टेबल दो प्रकार से डिवाइड किए गए मैंने। एक होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, ATT, अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे आपने निकाला, जैसे सब लोग कहते हैं आपसे 5 घंटे पढ़ा करो, बोर्ड के पढ़ने के लिए 5 घंटे जरूरी है, तो वो अकॉर्डिंग टू टाइम होता है। लेकिन मुझे लगता है वो पुराना पैटर्न हो गया है ना? क्या हो गया? पुराना पैटर्न। इसकी अब आवश्यकता नहीं है। आप 1 घंटे पढ़े, माने चलो कोई 1 घंटे के अंदर 2 क्वेश्चन याद कर पा रहा है, तुम पढ़ ही नहीं पाए 1 घंटे के अंदर, तो तुम कैसे याद करोगे? कैसे उसे बराबरी करोगे? कैसे उसे पीछे कर पाओगे? कर ही नहीं पाओगे। दूसरा टाइम है ATW। क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्क। मुझे लगता है ये मॉडर्न है और मेरा फेवरेट है, और ये ऐसा टाइम टेबल है जो सभी के लिए सूटेबल है। मतलब इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपने पहले से ही लिस्ट बना के रख ली कि मुझे आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, परसों ये पढ़ना है, तरसों ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है। आपको डेली सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे अक्सर पढ़ने बैठते हो, जैसे आपने ये टाइम बना लिया, इसके लॉस बता रहा हूं मैं आपको। आपने बनाया कि मुझे 1 घंटे हिंदी पढ़नी है, अब हिंदी का मॉडल निकाला, नहीं ये नहीं पढ़ रहा, नहीं ये पढ़ूंगा, नहीं ये पढ़ूंगा, इसी में पता चला आपका आधा घंटा तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। आप एक दिन अगर आज ऑफलाइन सुन रहे हैं तो ऑफलाइन, ऑनलाइन मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आज ही सबसे पहले पूरा एक पेज बनाएं और एक महीने के अंदर मुझे ऐसे ऐसे ये करना है, पूरी प्लानिंग बना लें। लेकिन ये बनाएंगे आप केवल 10 फरवरी तक। 10 फरवरी तक आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि 10 फरवरी की बात से लेकर 14 फरवरी तक आपको रिवीजन करना है। सारे टाइम वर्क को ऐसे डिवाइड कर दें कि पर डे ये करना है, ये करना है, ये करना है। जैसे मैं बना के दिखाऊंगा अभी आपको, आप देख लीजिएगा। इसे करने का यही लॉस होता है कि आधे घंटा आपने बर्बाद कर दिया, आधे घंटे पढ़ नहीं पा रहे, और वो डेली बर्बाद होगा। आप इसे आज बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? जैसे आपने, जैसे आज डेट है हमारी 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, या माने चलो आज आप नहीं कर रहे, बोले कि आज तो मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, आज नहीं कर पाऊंगा, सोचने विचारने में लगा दिया, तो आप 6 जनवरी से करें। आपका भले एक दिन बर्बाद हुआ, लेकिन आधे घंटा डेली का बर्बाद नहीं होगा। इसमें आपने क्या लिखा ऊपर? यहाँ साइंस है ना, हिंदी, इंग्लिश। अब जैसे आपने लिख दिया साइंस में आपके कितने चैप्टर हैं? 10th क्लास 13 चैप्टर है। दिन हमारे पास 26 हैं। एक दिन के अंदर हमने 2 दिन के अंदर 1 चैप्टर कंप्लीट किया, यानी साइंस का पार्ट आधा कर लिया। पार्ट 1 का जैसे आपने MCQs और लघु एक साथ याद कर लिए। अगले दिन आपने क्या करा? उसी के क्या करा? अति लघु और लॉन्ग विस्तृत कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके देखेंगे 26 दिन के अंदर आपका साइंस का मॉडल कंप्लीट हो गया। अब ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई बच्चा पढ़ने बहुत अच्छा है, वो आधे घंटे के अंदर कर लेगा साइंस। अब बताओ उसमें तुम 1 घंटा निकाल लेते तो पढ़ पाते? आधे घंटे कहते हैं मैं तो कर लूंगा, मौज मस्ती करते। और मान चलो कोई बच्चे की कैपेसिटी थोड़ी धीमी है, वो 1.5 घंटे के अंदर इसको कर पाएगा। कोई बात नहीं, 1.5 घंटा पढ़ो साइंस। अच्छा, इसमें एक दिक्कत और होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप सब लोग बैठे हुए हैं, सारे बच्चे वीक तो होंगे नहीं, सारे स्मार्ट भी नहीं होंगे, लेकिन हाँ आप सबका कोई ना कोई एक का वीक सब्जेक्ट जरूर होगा। जैसे किसी को इंग्लिश अच्छी नहीं लगती तो उसे इंग्लिश 1 घंटे या 2 घंटे में याद होगी, है ना? और हिंदी पता चला कि आधे घंटे में याद हो जाती है। सही बात है या नहीं है? तो आपको क्या करना है? अब इसमें आप कर रहे हैं तो फिर क्या होता कि 1-1 घंटा बनाया आपने, अब आधे घंटे हिंदी कर लिया, आधे घंटे पे मौज मस्ती कर रहे हो, और इंग्लिश आधी याद हो पाती। और पेपर के टाइम तक कभी भी आप लोग हमेशा इसी से फॉलो करते हुए आए हैं ना? नए बच्चे बताओ, आप लोगों ने हमेशा यही टाइम टेबल फॉलो किया ना कि मुझे सुबह 6 बजे उठ के ये पढ़ना है, 7 बजे ये पढ़ना है, 8 बजे पढ़ना है? यस या नो? टाइम टेबल हमेशा अधूरा रह जाता था ना, हो ही नहीं पाता था। लेकिन आप इसे फॉलो करिए, 1.5 महीने के अंदर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 10th का पूरा सिलेबस हर कीमत पे कंप्लीट होगा। ठीक है? यस या नो? इस तरीके से आप सभी सब्जेक्ट का बना लें, और किसी भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन बीच में एक काम और करेंगे, एक दिन जैसे 5 दिन टाइम टेबल बनाया, 6ठे दिन रिवीजन, है ना? लेकिन एक गलती और मत करना। मैं मुझे पाने में ना आप लोग क्या क्या गलती करोगे। आप सोचोगे संडे दिन सबका रिवीजन कर ले, नहीं, सारा रिवीजन एक साथ करो तो गड़बड़ हो जाएगी। इस दिन आप खाली इंग्लिश का रिवीजन करो, साइंस का कर रहे हो, अगले दिन हिंदी का लेना, उसके अगले दिन आप इंग्लिश का लेना। एक ही दिन में सारा मत करो। और जैसे टाइम टेबल बनाया, जैसे आपने यहाँ MCQs और लघु लिए, तो MCQs लघु यहाँ पे मत लेना, क्योंकि सारे फिर लॉन्ग क्वेश्चन एक साथ याद नहीं कर पाओगे। लॉन्ग यहाँ पर रख लेना इस सब्जेक्ट में, और MCQs ये वाला यहाँ रख लेना, ये वाला यहाँ रख लेना। इससे क्या होगा कि आप इजीली लर्न कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। पर डे के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो आपको 2 चैप्टर याद करने को आएंगे बस। और 5-6 घंटे अगर पढ़ेंगे तो आप पूरा आराम से ये काम कर सकते हैं। एक दिन का रिवीजन का टाइम जरूर बनाएंगे,
कैसे बनाना है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं अच्छे से। इतना समझ में आ गया सभी को? नहीं आ गया? ठीक है, तो ये इस तरीके से आप प्लानिंग करिए, आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। दूसरा एक ये रहता है कि एक सबसे बड़ी प्लानिंग होती है पेपर वाले दिन आपको बड़ा दिक्कत होता है क्या रिवीजन करें क्या ना करें। जैसे आप 10th वाले बच्चों को सुबह 8:15 पे पेपर होगा सुबह, अब सुबह क्या 4 बजे उठ के क्या सारा रिवीजन कर लोगे? और रात वाला रिवीजन रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। चलो 12th वाले बच्चों को तो बड़ा फिर भी फायदा है कि 2:30 बजे होता है, सुबह से तैयारी करोगे तो रिवीजन कर लोगे, लेकिन फिर भी सारा रिवीजन नहीं कर सकते। तो आप क्या करें, पतली पतली डायरी बनाएं। मान लीजिए आपने कितनी पतली कॉपी बना ली 8-10 पेज की, आपको क्या करना है इस कॉपी में कि जैसे आपकी हर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर अलग अलग कॉपी होनी चाहिए। जैसे मैथ्स वाले बच्चों को तो फॉर्मूले होने चाहिए सारे। मैंने देखा है बच्चों को क्या करते हैं, जो आता है वही रिवीजन कर रहे होते हैं। अरे डिपेंड करता है, 2 चीजें होती हैं पेपर, जो जैसे मैंने आपको 2 पार्ट्स बताया, 10 फरवरी से पहले जो नहीं आता वो भी करने का प्रयास करें, और 10 फरवरी के बाद सिर्फ जो आता है उतना ही करें। ज्यादा के चक्कर में, आपने वो सुना है ना कि ज्यादा के चक्कर में नुकसान हो जाता है। चलो फॉर एग्जाम्पल बता देते हैं, बढ़िया जी कहानी सुनाकर आपको। एक दफा क्या हुआ था, एक इंटेलिजेंट बच्चा था और वहां बच्चों की पूरी सारी भीड़ थी, तो उन बच्चों में से हमने कह दिया गया कि भैया इस रूम में लड्डू रखे, जाओ लड्डू लेके आओ। तो एक बच्चा गया, बड़ी ईमानदारी से बड़े प्यार से गया, एक लड्डू उठा के ले आया। ठीक है, उस एक लड्डू लाने वाले का नाम क्या था? ए। दूसरा बच्चा गया, बोला यार सर ने तो अपनी सर मेरे से पूछा, बोले सर हम 2 ले सकते हैं? मैंने कहा बेटा जितना तुम्हारी मर्जी हो। उसने क्या करा, दोनों हाथों में एक लड्डू उठाया, वो ले आया। उसका नाम क्या था? बी। ठीक है, तीसरा बच्चा बोला कि सर देख लो पर ये मत कहना कितने लिए। मैंने कहा हाँ बेटा ले लेना। उसने क्या करा, एक रखा मुंह में और दोनों में हाथों में एक एक लेके चला आया। उसका नाम कितना था? चौथे वाले ने क्या करा, वो ना अपनी जेब में भर लिए 5-6 लड्डू। अब छूट तो थी और एक मुंह में 2-3 हाथों में रख लिए। उसका नाम क्या था? डी। ठीक है, और एक था टैलेंटेड आदमी, वो बहुत टैलेंटेड बच्चा। उसने क्या करा, सारे लड्डू इंजों कर भर लिए और बाहर से देखो सर मैं कितने सारे लड्डू लाया। जब लाया तो उसकी शर्ट पे सिर्फ खाली बूंदी के लगे हुए थे तिनके से, लड्डू उसके पास एक भी नहीं था। तो वो मूर्खता कभी नहीं करनी है आपको। अब ये बताइए इन सब में सबसे ज्यादा समझदार कौन था? बताइए। डी। मेरी निगाह में सबसे ज्यादा समझदार कौन था? डी। आप लोग बताइए आपकी निगाह में कौन सबसे ज्यादा समझदार था? डी। आपकी कैपेसिटी है अगर है 2 लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की तो एक क्यों करो कि नहीं सर ने तो एक ही दिया है। अरे सर ने चॉइस दी है, ज्यादा से ज्यादा याद करो। तो जैसे डी वाले ने क्या समझदारी दिखाई, उसकी जेब में लड्डू आराम से आ गए ना तो उसने आराम से रखे, उसने एक मुंह में भी रखा 2 हाथ में भी रखे आराम से। इनकी तरह नहीं कि मैं एक ही लूंगा या फिर इनकी तरह सबरे भर लूंगा। तो ये मूर्खता नहीं दिखानी आपको। और 90% बच्चे ये गलती करते हैं कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और ये भी के चक्कर में पता है क्या होता है कि जो याद करा हुआ था वो भी भूल गए। तो 10 फरवरी के बाद कोशिश वही करनी है कि जितना याद आता है उन्हीं का रिवीजन करना है, नया नहीं करना है। समझ में आया? नए के चक्कर में खो देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग, अब ये हमें पता है कि हमारी जब सब चीज़ हमें फॉलो करते हैं लोग, तो दूसरे स्कूल वाले कोचिंग वाले तो हमारी पता है ये वीडियो भी देखेंगे, तो उनके लिए एक छोटा सा टिप्स दे देती है, बेचारे वो भी तरक्की करें, है ना? क्यों ना, उनका भी फायदा होना चाहिए। तो उनको क्या करना है? उनको कुछ नहीं करना। जैसे वो सोचे कि राहुल भैया के बच्चे छीनने हैं, ऐसा आइडिया सोचो ही मत। उनके बाद जो बच्चे उनके संग मेहनत करें, उनका रिजल्ट अच्छा करें, तो हमारे शायद बच्चे उनके पास चले जाएं। वो भी शायद, क्योंकि हम भी तो मेहनत पूरी कर रहे हैं। क्योंकि एक सही बात कही गई है, हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट हार्ड वर्क। हो सकता है वो टीचर हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं कर रही और हम हार्ड वर्क करके उनसे आगे निकल जाते हैं। ठीक है, ये जो मैंने बात टीचर्स के लिए कही वो आप लोगों की लाइफ में भी फॉलो होती है। आप सोचो क्लास में बच्ची टॉप कर रही है, हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको किसी को हराने पर फोकस नहीं करना। आपका सीधे फोकस अपनी मेहनत पर होना चाहिए। आज 60 आ रहे हैं, कल 70 भी आएंगे, परसों 80 भी आएंगे, लेकिन 60 के बाद सीधे 90 की सोचोगे। आप ये सोचो फर्स्ट वाला फर्स्ट ना आए, तो बेटा फर्स्ट आप भी नहीं आ पाओगे, फिर तीसरा फर्स्ट आएगा। समझ में आया? नहीं आया? तो आपकी उससे दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, कभी किसी से जले नहीं। हमेशा ये देखें कि उसके अगर फर्स्ट आ रहा है तो क्यों आ रहा है। हम तो बेटा ईमानदारी की बात है, ऐसी शुरुआत करते करते कब यहाँ पर नंबर 1 कोचिंग बन गई, कब नंबर 1 हमारा स्कूल बन गया, हमें पता ही नहीं चला। क्योंकि हम कभी किसी स्कूल से कंपैरिजन नहीं करते। हाँ, उसकी अच्छी चीज जरूर ढूंढते हैं, हम भी उन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन हम बार बार एक बात कहते हैं, क्या करना है ये सबको पता है, क्या नहीं करना है ये आपको जानना है, अगर आपको टॉपर बनना है। ठीक है,
तो दवाई के बिना भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन परहेज ठीक हो तो, और परहेज ठीक नहीं तो दवाई भी बेकार है। ओके, क्लियर है ना? तो ये आपको स्ट्रेटजी बनाएंगे। पतली कॉपी पर जो जो चीज आप भूल रहे हो उनकी समरी लिखेंगे। ये मैं चेक भी करूंगा आप लोगों से, तो जो ऑफलाइन बच्चे हैं मेरे पास, ऑनलाइन वाले बच्चे तो अपना खुद ध्यान रखें, है ना? सही बात है ना? एक लाइक एक शेयर में बस इतना ही मिलता है, पेमेंट में पूरा मिलता है। आओगे तो पाओगे, है ना? तो आप लोग अपनी उस कॉपी को, हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी, उसकी समरी तैयार होनी चाहिए कि जो सुबह उठ के हम आराम से वही पढ़ के जा सके। ठीक है? जैसे मैथ्स वाले दिन बच्चों मैंने देखा मैथ्स के सवाल कर करके देख रहे हैं। अरे भैया, अगर करके देखने से आते तो पहले ही आ जाते, पहले ही आ जाते। अब तो सिर्फ खाली पेपर वाले दिन तो सिर्फ आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं, क्योंकि फॉर्मूला आता है लगाना, तो पूरी साल सीखा था हमने। अगर जब भी नहीं सीख पाए तो अब कोई नहीं सीख पाएगा। या तो मजबूरी है कि कोई क्वेश्चन है, कोई चैप्टर है, हमारा सिलेबस हुआ नहीं था, हमारे टीचर ने पढ़ाया नहीं था और पेपर में आना ही आना है, तो मजबूरी है, फिर उसे रटेंगे आप। अच्छा, रटने से बड़ी बात याद आती है, सारी दुनिया ने आपको बताया रटना मत, रटना मत, रटना मत, समझना समझना, है ना? तो भैया ऑनलाइन वीडियो जा रही है, लोग दूसरे टीचर कहेंगे देखो रटने के लिए कह रहे हैं। मैं रटने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ कुछ चीज रट के कम करना कोई गलत नहीं होता, है ना? जो चीज नहीं आ रही उसे रटने में ही नंबर मिलते हैं। उसका रीजन क्या होता है? अगर आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आपकी लैंग्वेज लिखने की बहुत अच्छी है, तो आपको फिर रटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुख का विषय क्या होता है, जैसे आप कोई चीज लिख रहे हैं, है ना, उसमें क्या होता है, आपको जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती है वो आपके नंबर खा जाती है बना के लिखने में, है ना? जैसे आपने की जगह मैं लगा दिया, है ना, की जगह मैं लगा दिया, उसका पूरा मीनिंग बदल गया। जैसे एक लड़की जा रही थी, उसका नाम था रिया। क्या नाम था उसका? वो जा रही थी, उसके पीछे एक बंदर आया, तो पीछे से किसने लगाई थी? क्या लगाई? बंदरिया, है? अब वो सोच रही है कि मुझे, वो कह रही है रुको रिया, है ना? या वो कमरे में बंद थे, उसे कह दिया बंदरिया। बंदरिया या बंदरिया? तो छोटी सी चीज में पूरा गलत हो गया ना। तो जब आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, जब आप लापरवाही करते हैं या उस चीज को पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं करते तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है? तो रटना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ रटना गलत है ना? आपने सुना होगा, देखा होगा, अरे वो टॉप करती थी, वो रटती थी। बेटा वो रटती नहीं थी, उसने अपनी लैंग्वेज इतनी अच्छी कर ली कि आपको ऐसा लगता है कि वो सारा एज इट इज लिख लेती। आपको मैं तो अपनी लैंग्वेज में लिखूंगी। भैया अपनी लैंग्वेज नहीं पसंद आई तुम्हें, नहीं आ रही टीचर को पसंद। जैसे एक होता है खाना खा लो, एक चर ले, एक ठूस ले, बात तो एक ही है, लेकिन आपको पसंद कौन सी आई, कोई आपसे पूछे तो खाना खा लीजिए, पसंद आई। तो ऐसे टीचर्स को कॉपी चेक करते समय भी लैंग्वेज अच्छी चाहिए होती है। आप अनाप शनाप लिख रहे होते हो, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो वो समरी जो होगी वो उस दिन आराम से आप रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है? यस या नो? और क्या दिक्कतें होती हैं? जैसे एक होता है कि अगर आपने पहले तैयारी नहीं करी तो आपको ये दिक्कत करती है, तो टाइम टेबल इस तरीके से बना हुआ होगा, समरी होगी, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात, अक्सर आपको टीचरों ने कहा होगा कि अनसॉल्व पेपर को यूज करें। बहुत अच्छी बात है अनसॉल्व पेपर यूज करना, लेकिन विदाउट सिलेबस हुए अनसॉल्व पेपर यूज करना तो उससे बड़ी बड़ी बात है ना? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अच्छा, दान करना अच्छा है बेकार है, आप लोग बताइए। अच्छा है? हाँ, कब? ये प्रश्न जीवन में याद रखो हमेशा, कब दान करना अच्छी बात है, लेकिन जब जब अपना पेट भर जाए, तुम्हारा तुम भूखे रहे हो और चंद मर गए दान के चक्कर में, तो क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा तुम दान ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम हो गए नहीं, लोग तुम्हारे नाम के श्राद्ध चढ़ा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि पेट भरना है, बचा के रखना है, ये करना है, उसके बिना भी आप दान कर सकते हो। तो वो चीज समझने की है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अनसॉल्व पेपर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट करें, फिर अनसॉल्व पेपर करें। जैसे कुछ बच्चे मैथ्स में, अक्सर मैं देखता हूं, विशेष रूप से 10th क्लास के लिए बता रहा हूं मैं, और 12th क्लास में बता रहा हूं, मैथ्स में, और मैथ्स में भी नहीं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आपके टीचरों ने आपको सारा सिलेबस करा दिया होगा, है ना? उन्हें नोट्स बनवाए होंगे, आपको कराया होगा, लेकिन आप देखिएगा वो नोट्स में सिर्फ और सिर्फ पता है क्या करते हैं? लॉन्ग और शॉर्ट की तैयारी होती है। वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज की कोई तैयारी नहीं होती है तो 10% 15% होती है।
जैसे आप एनसीईआरटी की बुक लीजिए, सारी दुनिया कहती है एनसीईआरटी की बुक से पेपर बनेगा, एनसीईआरटी की बुक से पेपर आएगा। बेटा आपको बता दें कि 50% से ज़्यादा पेपर एनसीईआरटी बुक से नहीं आता, ये कड़वा सच है। आप उठा लीजिए प्रीवियस पेपर और एनसीईआरटी की बुक उठा लीजिए, नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन। एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले चलती थी हमारे में यूपी बोर्ड की अलग से बुक आती थी, वो चलती थी, है ना। तो बच्चे क्या करते थे, उस बुक से करते थे, तो टीचर जो है एनसीईआरटी से ले लिया करते थे। अब तुमने एनसीईआरटी से ले लिया, टीचर को पता चल गया तुम एनसीईआरटी से कर रहे हो, तो उन्हें एनसीईआरटी बदल के दूसरी बुक ले ली। अब आपको सर कौन सी बुक करें, किससे करें, कोई प्रीफर करिए आप। देखो प्रीफर मैं कहता हूँ हमेशा कि आपको जो सूटेबल, जो इजीली मिल जाए वो करें। दूसरी बात, जो आपके टीचर करा पाएँ। ले आप आर डी शर्मा आए और बेहोश उसे मोटाई देख के ही हो गए, तो कोई फायदा नहीं है उसका, है ना। वैसे आर डी शर्मा बहुत अच्छी बुक है, लेकिन आप कर पाए तो। मान के चलिए मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो एनसीईआरटी से आपने कंप्लीट बुक करी और एक आर डी शर्मा से आप 1/4 बुक कर पाए। आपका 100 नंबर का मैथ का पेपर हुआ, वैसे 70 नंबर का होता है 10th का, मैं 12th में बात कर रहा हूं। 12th में 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का मान लीजिए, तो 100 में से कितने नंबर ला सकते हैं आप पूरी अच्छे से तैयारी करने के बाद, एनसीईआरटी करने के बाद? 80, 85 इतने तो ला ही सकते हैं। लेकिन जब आधी करेंगे तो 100 में से 25 नंबर की तैयारी करी, एक आध नंबर गलत गया तो 100 में से 20 नंबर आए। अब बताइए आर डी शर्मा सही है बेकार है? ये उन लोगों के बेकार है जिनकी रफ्तार थोड़ी धीमी है, जिनकी रफ्तार अच्छी है। अब मान लीजिए कि आप बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप इसे 80 में से 100 में से 80 नंबर ला पाए, और अब आपने आर डी शर्मा कर ली तो सारा पेपर आर डी शर्मा के बाहर से आता ही नहीं मैथ का पेपर, तो 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हैं। तो बताओ आर डी शर्मा बेकार है बढ़िया है? आर डी शर्मा बढ़िया है, लेकिन आपके लिए बढ़िया है ये जरूरी नहीं है। मेरी वीडियो है, मैं आपको बता रहा हूं, आप ज्ञान की मेरी आधी बात माने आधी ना माने तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बेकार हो, और हो सकता है सारी बात माने और सब कुछ एज इट इज जैसा आप चाह रहे, जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा हो जाए, तो मेरी वीडियो बहुत बढ़िया है ना भाई। सबको सब चीज पसंद आए, है ना, सबको मैं पसंद आऊं, पैसा थोड़ी हूं। पैसा आता सबको पसंद, ठीक है। तो चीजों को बड़े अच्छे से पोलाइटली समझना है कि आर डी शर्मा चुननी है, एनसीईआरटी चुननी है, किस बुक को चुनना है, किस नोट्स को चुनना है। मैं हमेशा ये वाली बात कहता हूँ कि सारी चीजें कर लें, लेकिन लास्ट में एक जरूर चीज कर लें। जैसे मैथ्स के लिए अनसॉल्व पेपर के लिए आपको टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना मिले तो एटलीस्ट अनसॉल्व पेपर में से एमसीक्यूज जरूर करें, है ना। और 10th वाले बच्चों से तो मेरी विशेष सलाह है, चाहे वो वीडियो हमारी हो या किसी और की भी हो, एमसीक्यूज की वीडियो जरूर देखनी है आपको जिस दिन पेपर है उससे एक दिन पहले। क्यों? उसका रीजन क्या है कि आपके जरूरी नहीं सारे मॉडल से ही आए एमसीक्यूज, 20 नंबर के एमसीक्यूज हैं, यानी 20% तो आपके हाथ में यही 30 नंबर स्कूल से मिल गए, 20 नंबर एमसीक्यू से मिल गए, 50% तो हो गए, पास तो हो ही गए आप। तो जो बच्चे वीक हैं वो एमसीक्यूज को तो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दें, और जो टॉपर है वो और ज़्यादा दें, क्योंकि एक नंबर से ही आप टॉपर से आगे पीछे हो सकते हैं, है ना। समझ में आ गया? क्लियर है? ये सारी वो तैयारियां थी जो आपको पेपर से पहले करनी है। लेकिन फिलहाल अभी हमारा टारगेट है कि पेपर वाले दिन क्या करना है। जैसे मैंने देखा है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, घबराते हैं, है ना, घबराते हैं, डर लगता है। कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको वॉमिटिंग वगैरह भी शुरू हो जाती है, पेट दर्द हो जाता है, या बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है पेपर वाले दिन। तो उन सबसे बचने के भी उपाय बताएंगे आप। जैसे अक्सर आपने सुना होगा सफर करते समय आपको वॉमिटिंग होती है, कुछ बच्चों को पेपर टाइम में भी होती है। उसका रीजन क्या होता है? एक्चुअली आप क्या कहते हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं खाऊंगा, चाय पीऊंगी नमकीन के साथ, बस थोड़ी सी नमकीन लूंगी। नमकीन में ऑलरेडी एसिड होता है और चाय भी एसिडिक होती है, तो दोनों मिलकर आपको एसिडिटी और बढ़ाएंगे, उल्टियां और आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा नमकीन ना खाओ, मैंने कहा चाय के साथ नमकीन को पेपर टाइम में, ट्रैवलिंग के समय इनका इस्तेमाल ना करें। आपने सुना होगा कि कुछ अच्छा होने से पहले मीठा हो जाए, है ना, या मीठे से शुरुआत करते हैं। मीठे से शुरुआत क्यों करते हैं? क्योंकि मीठी चीजें आपको एनर्जी देती हैं। अगर आप, जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये केवल उन लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है कि मेलोडी खाओ, चॉकलेट खाओ, ये खाओ वो खाओ, ये सबके लिए नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जिनको वॉमिटिंग वगैरह की शिकायत रहती है,
है ना, जो खाना इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनको पेपर टाइम में दिक्कत हो जाती है, बेचैनी घबराहट हो जाती है, तो उनके लिए सॉल्यूशन है कि केवल उतना खाना खा के जाए, नाश्ता करके जाए जितनी पेट में नीड हो, उससे आधी। अगर 2 रोटी की भूख है 1 रोटी खाओ, साथ में कुछ मीठी चीज यानी चॉकलेट, डेयरी मिल्क की बहुत बढ़िया हो सकती है, या फिर मेलोडी टॉफी, है ना भाई, हम नहीं ज़्यादा पैसे से बिलोंग करते तो उसमें चॉकलेट नहीं खा सकते, एक मेलोडी टॉफी आप खा लीजिए, उसके अंदर चॉकलेट होती है, चॉकलेट के अंदर थोड़ी एनर्जी हाई लेवल होता है, जो आपको एक लंबे समय तक बॉडी में एनर्जी को पर्याप्त रखेंगे। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ग्लूकोज, है ना, जब कोई आदमी चढ़ जाता है उसे हर बीमारी में ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं। ग्लूकोज दवा नहीं होती, ग्लूकोज की बोतल जो होती है वो सिर्फ इतना होती है कि आप जो दवा खाएं उसको डाइजेस्ट करने की एनर्जी दे सके। आप देखो कोई बीमार पड़ जाओ, आप ज्यादा कमजोर हो जाते, क्या करते हैं, तो बोतल चढ़ा दो उसे। क्यों? क्योंकि उस समय आप खाना जो खाते हैं उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। खाने से एनर्जी मिलती है, लेकिन खाने को डाइजेस्ट करने से पहले भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो पेपर टाइम में आप लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट्स रही, है ना, या मेलोडी टॉफी रही, ठीक है, या फिर जैसे मान चलो अब किसी को सर्दी की प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसलिए दही नहीं बता रहा, दही में भी चीनी बूरा डाल के भी खा सकते हैं, यानी एटलीस्ट मीठी चीज़ जो है वो थोड़ा आपके एनर्जी लेवल को अप कर सकती हैं। यह नहीं है सबके लिए ज़रूरी है खा के ही जाओ, अच्छी बातें खा जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान चलो किसी को शुगर है, सर तुमने बताई थी डेयरी मिल्क खाने की, तुम्हारी वजह से हम बीमार हो गए। भैया मैं क्या कह रहा हूं, बात को सुनो, समझो बात को, सारा ज्ञान सबके लिए नहीं होता। साइकिल चलाना अच्छी बात है या एरोप्लेन से जाना अच्छी बात है? अमेरिका जाएंगे साइकिल से, भाई तुमसे बड़ा समझदार कौन है फिर भाई? और एक गली छोड़ के दूसरी गली में एरोप्लेन से जाना है, बताओ। तो एरोप्लेन भी अच्छा है, साइकिल भी अच्छी है, दोनों लेकिन अपनी अपनी जगह अच्छी है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरा, जो आपको हॉल टिकट मिलेगी, अभी हॉल टिकट स्कूल से मिली नहीं है, हॉल टिकट जब मिलेगी तो उस पर आपको नीचे साइन करने का सिंबल आएगा पहले, तो पहले बार साइन कर लेना, उसके बाद लेमिनेशन कराना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से आज ही मिली तुरंत जाके लेमिनेशन कराने चले गए, साइन कराई ना, फिर गड़बड़ होगी, बाद में करें साइन कैसे करें, फिर वह बोर्ड वाले आपको दिक्कत करेंगे। विशेष रूप से बॉयज़ को तो बड़ा दिक्कत किया जाता है, क्योंकि गर्ल्स का सेंटर तो उन्हीं के स्कूल में पड़ेगा, उन्हें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बॉयज़ की बड़ी दिक्कत होती है ना। तो पहले साइन कर लें। दूसरा, उसकी एक कलर फोटोस्टेट करा लें, और अपने पास तो तुम तो संभाल के नहीं रख पाओगे, मम्मी को दे दें कि मम्मी से संभाल के रखो, कभी खो गई तो बाई चांस वो काम कर जाएगी। ठीक है, उस पर लेमिनेशन करा के रखें, उसे संभाल के रखें। ठीक है, आपस में बातें ना करें बेटा, ध्यान से सुने, जो डाउट हो मेरे से बाद में पूछना। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, हो गई आपकी एक पेपर किट तैयार होनी चाहिए। पेपर किट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपको पेन की आवश्यकता है तो 3 ब्लू पेन, मैंने देखा बच्चे एक ही ब्लू पेन लेके जा रहे हैं, अरे नेक पेन दे दियो, क्या मतलब है, अपना भी डिस्टर्ब दूसरे का भी डिस्टर्ब। 3 ब्लैक पेन, ब्लू पेन, 2 ब्लैक पेन एटलीस्ट, ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। जो पेपर किट हो वो बिल्कुल व्हाइट कलर की लेके जाए, ट्रांसपेरेंट जो होती है, ताकि वो वहाँ पर रोके ना, चेक ना कराएं। मैडम ये देखो, आप 1-1 मिनट बचाओ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो 1-1 सेकंड को बचाओ। पेपर किट को बिल्कुल उस तरीके से होनी चाहिए, है ना। पैसे वगैरह ज़्यादा ना लेके जाए, है ना। पेपर में पैसे लेने का मतलब क्या है, क्योंकि वो पैसे भी देखेंगे तो चेक करेंगे कोई नकल तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। मैंने देखा बच्चों बहुत सारे शूज़ पहन के जाते हैं, अभी तो सर्दी आए, लेकिन जब पेपर जाएगी तो शूज़ पहन के मत जाओ। कभी कभी क्लास गए, चलो जूते उतारो, सारे मोजे उतारो, अब तुम्हारे 2 मिनट बर्बाद हो गए, चप्पल पहन जाओ। मैडम कहे ले चप्पल ले, मैडम देखो आपने 2 मिनट बचाए, 2 मिनट पेपर लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, ये वो है जो पहले से तैयारियां हैं, पेंसिल, रबड़, कटर, स्केल। ठीक है, और हो सके स्केल बड़ा वाला, और एक वॉच जरूर लेके जानी है, लेकिन वॉच इलेक्ट्रॉनिक नहीं होनी चाहिए, है ना। जो नई वॉच आ रही है, कौन सी आ रही है, वो स्मार्ट वॉच। आप स्मार्ट बच्चे बनो, स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल ना करो पेपर टाइम में। सादा वॉच लेके जाएं, टाइम मिला नहीं मिला वहाँ पर देखने को नहीं मिला। ठीक है, वॉच से आप अपना टाइम खुद देखते रहेंगे, बार बार किसी से पूछेंगे, 2-4-5 मिनट बर्बाद होंगे, क्यों टाइम वेस्ट करें। पानी की बोतल है, अगर ले जाए तो बहुत अच्छी बात है, और स्किल मेरा मानना है ये बड़ा ले जाए तो और अच्छी बात है। एक बार में लाइन, आधी लाइन कर रहे हैं, फिर आधी कर रहे हैं। अगर आपने एक लाइन 1 मिनट सेकंड या 2 सेकंड या 5 सेकंड भी एक्स्ट्रा खर्च करें एक लाइन में, 16 पेज में 80 सेकंड हो गई, 1 मिनट 20 सेकंड बच गया आपका। इतने में 2 MCQ टिक कर सकते हैं आप। OMR सीट आएगी,
10th क्लास के लिए। गोले को प्रॉपर तरीके से भरना, जैसे 4 गोले दिए हैं, पहले सोच लें कि आपको कौन सा भरना है, अच्छे से डिसाइड कर लें, अच्छे से डिसाइड कर लें कि कौन सा भरना है। एक भर दिया फिर उसे काट के दूसरा भर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत माना जाता है, चेक नहीं होता। सही है। लेकिन एक छोटी सी सलाह हो रहा है, ये पर्सनल सलाह है, आपको पूछो क्या। जैसे मान चलो ये भर दिया आपने, ठीक है, और आपको याद आया इसका आंसर तो सी वाला पक्का सही था, पक्का सी वाला सही है, ए वाला नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अरे आप तो भर गया, मैडम ने मना किया है। देखो अच्छा एक बताओ, अभी भी गलती है ना, ये नंबर तो मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं, यहां वाइटनर लगा के या काट कर इसे भर दो, हो सकता है टीचर को दया आ जाए, हो सकता है टीचर को दया आ जाए। भाई गलत, ए वाला तो गलत है ही है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है कि ए सही है सी सही है, तो फिर एक ही भरें, फिर 2 ना भरें। कभी कभी हम ही कॉपी चेक कर रहे होते हैं, हम भी कंफ्यूज जाते हैं यार क्या करें, फिर देख रहे हैं कि बच्चा जैसे चलो 32 नंबर 1 नंबर बढ़ाना है, तो फिर इस पर भी इसे चलो कोई बात नहीं, इसे छोड़ दो, इस वाले पे नंबर दे देते, चलो 33 तो हो ही जाएंगे। समझ में आया नहीं आया? अरे यार कभी कभी इमोशनली भी ब्लैकमेल कर लिया करो टीचरों को, ये तरीका सबसे बढ़िया है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, ये सारी बात बताई जाती है, लेकिन फिर भी आप कर दो, क्योंकि नंबर तो अभी ना मिला, ना चेक करेगा तो नंबर कौन सा कट रहा है, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना है। बोलो सही है नहीं है? ऐसा जुगाड़ किसी ने नहीं बताया होगा आपको। अभी हम थोड़ा सा बहुत सारे ऐसे जुगाड़ बताएंगे जो आप मजे ले पाए। नंबर तो बस टीचर देता हुआ जाए, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मान चलो घर पे कोई बुआ है, तो आपने कह दिया अरे बुआ आप बहुत अच्छी हो, बुआ जाते सब 10 का नोट देके जाएंगे हैं, और बुआ आ जाए उनके लिए पानी का गिलास है ना, चाय कॉफी, अरे बुआ कैसी हो, आपने 10 मिनट उनके पास बैठ गए, तो वो 10 का नोट 50 के नोट में बदल सकता है ना। तो जब बुआ से आप लोग पैसे लेने के जुगाड़ जानते हैं, क्योंकि आपको चाहिए, हमें क्या चाहिए, टीचर से नंबर चाहिए, तो वो जुगाड़ हम बताएंगे आपको, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला जुगाड़ ये चीज का देखिएगा, आप इसे अब वाइटनर लगाएं, हो सकता है टीचर आपको डांटेंगी, लेकिन आप मैडम मुझे मालूम नहीं था, ये मत कहना, ये दिखाओ मत क्या मैं जानबूझ के कर रहे हैं ऐसा, मैडम मुझे मालूम ही नहीं था, मैडम आगे से नहीं करूंगी, अगले में हो जाए तो फिर दोबारा कर देना। अरे एक बताओ, टीचर जब आपसे कहता है बात मत करो क्लास में, आप करते हो नहीं करते हो, तो वो बात नहीं मानते, ये बात क्या हो गई मान ले। और ये बात सिर्फ खाली पेपर के लिए बता रहा हूँ, वो भी विशेष रूप से 10th और 12th के लिए। पूछो क्यों? आपने 9th में गलती करके आई है, तो 9th वाले मैडम क्लास में आकर पकड़ ले, क्यों लड़की सपना क्या करके आई थी तू? बोर्ड वाले कौन से तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, उन्हें तुम्हारा कौन सा घर का एड्रेस देखा है, देना होगा तो दे देंगे, ना देना होगा मत दे नंबर। सही है। तो एमसीक्यूज का ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड में, वो बिल्कुल विशेष आपसे ध्यान रखना है। आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन याद किया, पहले तो पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और ये डिवाइड वहां पेपर में जाके नहीं करना, जैसे वहां लिख रहा होता है कि पढ़ने के 15 मिनट। भैया 10 साल से पढ़ रहे हैं, अब वो 15 मिनट पढ़ेंगे, काहे टाइम वेस्ट कर रहे 15 मिनट। अब तुमने घड़ी ला ली 15 मिनट पढ़ने के, मैं 15 मिनट बाद ही करूंगी। अगर पेपर मिल रहा है, टीचर कॉपी नहीं खोलने दे रहे, तो पढ़ लो 15 मिनट। पेपर में लेट मत जाओ, ताकि फिल करने में जो टाइम है वो बच जाए, है ना। अगर लेट गए तुम 15 मिनट बाद गए तो वो टाइम भरने में उसमें टाइम लगेगा, तो वो चीज़ें पहले से ही करके चलो। पेपर में जय श्री राम, ओम साई राम, जय श्री गणेश, अल्लाह मालिक, ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कभी भी ना लिखें। पेपर में कहीं भी नाम ना लिखें। जो टॉपर बच्चे हैं वो हर पेज पे अपना रोल नंबर जरूर लिखें, हर पेज पे नीचे रोल नंबर जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दूसरा, ये छोटी छोटी चीजें पेपर वाले दिन क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि ये चीजें नहीं लिखनी। दूसरा, 15 मिनट वेस्ट ना करें। अगर आपको लग रहा है कि कैपेसिटी अच्छी है 5 मिनट, तो 5 मिनट पढ़ लें, लेकिन पूरा पेपर ना पढ़ें। आपको किस सब्जेक्ट की कितनी तैयारी है ये सब आपको पता है या नहीं पता, और अभी छोड़ो, 10 फरवरी तक जितनी तैयारी कर लें। 24 का पेपर है, 20 तारीख को स्ट्रेटेजी बनाएं कि क्या करना है, कैसे करना है। जैसे मान चलो आपको हिंदी में पूरी तैयारी है, आपको पता है कि मुझे जीवन परिचय कम याद है, तो जीवन परिचय बाद में करना है। अपने पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करें। ये बहुत विशेष बात बता रहा हूं मैं, है ना।
मेरे यहाँ के जितने भी टॉपर रहे हैं, जितने मन में यूपी बोर्ड के टॉपर निकाले, सब बच्चों ने ये चीज फॉलो करी है। ऋतिक भैया सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं? इन्होंने भी वही फॉलो करी और 10th में 87% करके केपी इंटर कॉलेज टॉप किया था, है ना। मुस्कान दीदी ने 10th और 12th में यही करके 2 साल लगातार जीजीआईसी टॉप किया है। तो आप लोग इस तरीके को फॉलो करें। पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। ये पेपर वाले दिन नहीं करना, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। लेकिन मान के चलो पूरी तैयारी और पेपर थोड़ा डिफरेंट आ गया तो फिर पेपर वाले दिन भी करना है। उस 15 मिनट के अंदर जो पढ़ने का टाइम मिला है, 3 पार्ट्स में क्या करना है, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा मेरा अच्छे से तैयार है। जो पूरी तरह से तैयार है कि जिसे देखते ही मैं आंसर बता दूं, जिस क्वेश्चन को पढ़ते ही दिल से आंसर निकले, एक पार्ट वो हो गया। एक पार्ट वो हो जाएगा जो आपको याद तो है लेकिन भूलने का चांसेस है, हाँ यार भूल जाती हूँ, बार बार करती हूँ, बार भूल जाती हूँ, तो ये दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट वो जो याद ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 हो, क्वेश्चन नंबर 2 हो, क्वेश्चन नंबर 5 हो, बीच में से अगर आपको ऐसा वाला पार्ट नंबर 1 में आता है तो सबसे पहले उसे करेंगे। इनमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्रम से लिखने में। ना तो बोर्ड के पेपर में कहीं ये लिख रहा होता कि क्रम से करिए, ना ये लिख रहा होता प्रश्नोत्तर उतारिए। तो बिना प्रश्न के भी आप सिर्फ खाली क्वेश्चन नंबर को अच्छे से केयरफुली होकर करना है जिससे कर पाए, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर को एक बार रीचेक जरूर करना है। दूसरी चीज कि जो आपको कम कम आता है उसे सोचने के लिए टाइम देंगे। तीसरा, जो आपको बनाकर लिखना है। अब इसे बाद में लिखने का फायदा क्या होता है, स्टार्टिंग में टीचर चेक कर रहा है, वो समझ रहा है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। जैसे ही उसने 4 पेज चेक करे कि बच्चा बहुत बढ़िया लिख रहा है तो उसकी सारी गलतियां धीरे धीरे माफ होना शुरू हो जाती हैं। यहां बने हुए को भी नहीं पढ़ेगा टीचर। लेकिन एक काम और करना, लास्ट बार, हर बार नहीं बताते, इस बार बता रहे हैं, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर छोड़ना जो पक्के से आता हो, वो लास्ट में चिपका देना, क्योंकि शुरुआत और अंत भला होना चाहिए। शुरुआत में सारे क्वेश्चन याद करे होने चाहिए, एक क्वेश्चन रोक देना जो बहुत अच्छे से याद है, वो क्या करेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। मेरा मानना यह है कि एक बार जब भी आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उनमें विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखना है कि पेपर को करने में कितना समय लग रहा है, उस पेपर को टाइम को डिवाइड करेंगे। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा समय लग रहा है तो जैसे कि हिंदी का पेपर कर रहे हैं तो निबंध है, कर्ण है, उनको बाद में करना है जिससे टाइम लॉस ना हो। कभी कभी उनके चक्कर पेपर छूट जाता है, ठीक है। पेपर को करते समय 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहले सबसे पहले वो करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आता है, फिर वो करेंगे जो आपको कम कम आता है जिसमें सोचने की आवश्यकता है, तीसरा वो लिखेंगे जो बना बना के लिखना है। लेकिन पेपर में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने पहले ही बताया अनाप शनाप नहीं लिखना, उससे रिलेटेड लिखना है। जैसे क्या लिखना है, क्यों लिखना है, वो आप क्लास में बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ बस एक चीज और बता रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि बस लास्ट के 2 मिनट की बात है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन याद किया, जैसे कर्ण का ले लेते हैं, 10th वाले बच्चे, आपने कर्ण के बारे में याद किया और माने चलो पेपर के लास्ट में 2 मिनट बचे हैं। क्या बचे हैं? 2 मिनट के अंदर कर्ण लिखना है तो आप में से कोई नहीं लिख पाएगा। आप में से क्या, कोई टीचर नहीं लिख पाएगा। तो 2 मिनट के अंदर जैसे पूछा कर्ण की विशेषता बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? नंबर 1 कर्ण ऐसे थे, नंबर 2 कर्ण ऐसे थे, नंबर 3 कर्ण ऐसे थे, नंबर 4 कर्ण ऐसे थे, नंबर 5 कर्ण ऐसे थे। आपने उसे समरी में लिख दिया। और वैसे लिख रहे हो तो खाली लिखते कर्ण खाली ऐसे थे, एक ही लाइन लिख पाते। तो उस एक लाइन में 4 में से ज्यादा 1 नंबर मिलेगा और यहां 2 से 2.5 नंबर मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से समरी लिखने की अपना स्टेमिना बनाइए। पेपर में इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। समरी के आधार पर उन चीजों को कम करके समराइज करके लिख सकते हैं। दूसरा, जैसे अक्सर मैंने देखा है कि हमने देखो, अच्छा एक बताऊं, टीचर भी थोड़े से समझदार होते हैं, लेकिन आप लोग उनसे स्मार्ट बनो। टीचर से स्मार्ट तो नहीं हो सकते लेकिन कोशिश करो। जैसे कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं आप, जैसे आपने मैंने लिखा कि कर्ण, अब मैं कुछ भी लिख रहा हूं, मुझे यहां बीच में से एक शब्द भूल गया मैं, आप एक बताओ, मैं आगे लिख रहा हूं, आपको 2 मिनट के अंदर दिख जाएगा कि हाँ सर ने यहाँ पर छोड़ा है। दिख जाएगा नहीं दिख जाएगा, जगह छूटी हुई है तो आपको क्या करना है, जगह छोड़ने का प्रयास ना करना है। क्यों नहीं करना? आप मान चलो जैसे लिख दिया कर्ण एक राजा थे। देखो मैं आपके सामने 2 लाइन लिख के दिखा रहा हूं, जैसे राम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र थे। ठीक है, एक लाइन तो ये हो गई, लेकिन आप राजा का नाम भूल गए।
दशरथ का नाम भूल गए और आप ये लिख रहे हो कि यहाँ दशरथ जैसे गायब कर दिया मैंने, आपने ये लिखा, ये जगह छोड़ दी, तो टीचर की निगाह सबसे पहले पूरा पेज पलटते इस पे जाएगी, बोले क्या छोड़ा, नंबर काट लो। और आपने दूसरी लाइन ये लिखी कि राम अयोध्या नरेश के पुत्र थे, उस पर जगह नहीं छूटी। बताओ कौन सी लाइन सही लग रही है, आप बताओ। बिना छूटी सही लग रही है ना, तो उस चीज को गायब कर दो, पता नहीं चलेगा। दूसरा, अगर मान के चलो ये वर्ड गलत हो गया, तो आप मैंने देखा कुछ बच्चों को यूं काटते हैं, क्या है ये? अरे टीचर की निगाह इसी पर जाएगी